आज मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि कक्षा 10वीं के बोर्ड में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए बोर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, सिर्फ अंक चेंज करता है, उसका फॉर्मेट नहीं। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 100% आपको 3 मार्क्स का पूछेगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अंक चेंज करेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन आएगा, सेम इसी तरह से आपको बनाना है। और मैं इतना आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबको पता है कि रूट वाले जितने भी संख्या है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आपको भी पता है ना, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमें मानना पड़ेगा इसको परिमेय संख्या, क्योंकि क्या पता आगे चल के सॉल्यूशन करने के बाद दोनों परिमेय बन जाए। अगर दोनों परिमेय हो गया तो परिमेय संख्या है, अगर दोनों परिमेय नहीं हुआ तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये तो 100% श्योर है। लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख करके लिखेंगे यदि संभव हो तो। संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें माने हैं तो मान देते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्या करेंगे? चूंकि 3 + 2√5 बराबर, देखिए परिमेय संख्या माने है ना, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो यहां हमें p/q लिख दिए और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसके आगे जो है सभी टीचर अलग अलग लिखते हैं। कोई लिखते हैं सहअभाज्य संख्या है, p और q सहअभाज्य है। कोई लिखता है p और q उभयनिष्ठ है। तो देखिए मैं आपको वो भाषा बता रहा हूं जो डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए और आसान लैंग्वेज में ये सवाल को आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लिखे हैं p और q पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं है। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होते हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर सहअभाज्य संख्या भी आते हैं और उभयनिष्ठ भी संख्या आते हैं। जितने भी संख्या होते हैं सभी इसमें पूर्णांक संख्या के अंदर आते हैं, लेकिन रूट वाले जो संख्या होते हैं वो छोड़ करके पूर्णांक में सभी संख्या आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे p और q पूर्णांक संख्या लिखा है। आप समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे जाने से पहले एक ट्रिक को याद रखिए कि देखिए लेफ्ट साइड में LHS साइड जो है रूट वाले संख्या को रखना है। इससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम आसान हो जाएगा। क्या करना है? रूट वाले संख्या को लेफ्ट साइड रखना है। तो चलिए यहाँ पे 3 जो है प्लस में, 3 को क्या भेजते हैं? वो साइड भेज देते हैं माइनस में। तो इधर क्या बच जाएगा? 2√5 बच जाएगा इधर, बराबर इधर क्या है? p/q है ना। अब देखिए इधर जो +3 था वो साइड जाकर के क्या हो जाएगा? -3 हो गया। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए अभी भी मेरे पास यहाँ लेफ्ट में LHS साइड में 2 बचा हुआ है। ये 2 को वो साइड भेजना है, तो ये क्या बचेगा? सिर्फ √5 बचेगा ना। तो चलिए हम ये 2 को वो साइड भेजने से पहले इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, इसका हल करना पड़ेगा। तो इधर क्या बच गया? √5। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, ये तो भिन्न का घटा है ना, तो 3 × q, ये दोनों साइड में गुना हो जाएगा। ऊपर जो p है, p लिख देते हैं -3 × q, क्या हो जाएगा? 3q अपॉन में क्या हो जाएगा? ये q आ जाएगा। लेकिन हम तो ये दो जो यहां से हटाए हैं, ये दो कहां चला जाएगा? इसके नीचे। अब बताइए p - 3q अपॉन 2q, क्या ये दोनों बराबर है? अरे भाई यहां तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये जो रूट वाले संख्या जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन ये जो संख्या आए हैं इसमें कहीं रूट दिख ही नहीं रहा है। ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। और ऊपर से क्या? अपरिमेय के बराबर परिमेय हो गया। आप लोग को पता है कि अपरिमेय संख्या में या कोई जुट जाता है, घट जाता है, या भाग लग जाता है, या बराबर हो जाता है, तो वो सब संख्या क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है ना। अगर अपरिमेय संख्या के बराबर ये सब संख्या बराबर हो गया तो समझिए ये सब ना पूरे अपरिमेय हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट वाले संख्या अपरिमेय संख्या है और ये संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्यों परिमेय संख्या है? क्या आपको हम प्रूफ कर दें कि ये परिमेय संख्या कैसे है? तो देखिए p और q क्या माने? p और q पूर्णांक संख्या ना। पूर्णांक संख्या में तो प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, जीरो भी संख्या होता है। अगर हम p बराबर 1 मान लेते हैं और बराबर 2
Q मान लेते हैं। हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, P माइनस 3Q अपॉन 2Q दिया गया है, ठीक है। तो हम देखिए P बराबर क्या मान लेते हैं, एक माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, इंटू है तो इंटू, Q का मान कितना है 2, अपॉन में क्या है Q 2 है, इंटू Q है, Q का मान क्या है 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 2 दूनी 4, टोटल क्या हो गया -5/4। देखिए क्या परिमेय संख्या है, आया परिमेय संख्या। एक और मान लीजिए P बराबर 2 ले लीजिए और Q बराबर 3 ले लीजिए। आप जो है ये वाला इक्वेशन पर P माइनस 3Q अपॉन 2Q वाले पर मान रख करके आप प्रूफ कीजिए, इसका भी क्या आएगा परिमेय संख्या है। बस यहीं तक करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे समीकरण 1 में P और Q पूर्णांक संख्या है। समीकरण 1 जो दिया गया है P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब इनको सॉल्व किए जो इक्वेशन आया, ये कौन सा इक्वेशन आया, परिमेय संख्या आया, तो लिखेंगे इसीलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ गया बात। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अब तो परिमेय संख्या के बारे में बोल दिए, अब चलेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जो कि √5 के आनी अपरिमेय संख्या के बराबर है। कौन बराबर है, ये परिमेय संख्या √5 के बराबर है ना, तो कहने का मतलब अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी संभव नहीं है। क्या संभव हो सकता है, अरे अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी संभव हो सकता है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या के कोई भी संख्या बराबर होता है तो वो तो अपरिमेय ही हो जाता है, या अपरिमेय संख्या में अगर जुट भी जाता है कोई संख्या तो वो भी अपरिमेय कहला जाता है, या उसमें से माइनस हो जाता है तो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। यहां तो भाई बराबर हो गया है, कभी संभव ही नहीं है कि ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए अब देखिए एक बार मैं यहां से रिपीट कर देता हूं, जो कि √5 के आनी अपरिमेय संख्या के बराबर है, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए ये ऐसा कारनामा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत माना था ना। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें दिया था अपरिमेय, हम मान लिए परिमेय। एक बात यह भी है, अगर हम यहाँ पे परिमेय नहीं मानते तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। गलत माने, यहां से पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या आ गया, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्रूफ करने का एक आसान तरीका था, लास्ट में हम लिख देंगे, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है आपको, नीचे में लिख देना है प्रूव्ड दैट, ठीक है, और 100% आपको 3 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे कि 10वीं में टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में कुछ ना कुछ नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह यहाँ पे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कि रियल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इनमें से 7 से 10 नंबर तक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। टोटल आज मैं एक वीडियो में आपको 10 का 10 नंबर दिलाने वाला हूं। आप लोग इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि 15 चैप्टर का भी टोटल वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल सके, ठीक है। यानी कि 15 चैप्टर में 15 वीडियो आएगा, 15 वीडियो में आपको 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, मतलब निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अभी मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए रूट के अंदर 4 दे दिया है, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ही होगा ना, 2 × 2। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 अगर पेयर रहता है तो 1 जो है निकल जाता है, यानी कि 4 जो है रूट के अंदर से किस तरह से निकालते हैं, उसको गुणनखंड करके पेयर लगा करके 1 निकाल देते हैं, जोड़ा में से 1 बार निकाल देते हैं। ये क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। जब केवल 2 है क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह अगर रूट के अंदर 16 आ गया या 64 आ गया, 16 आ गया तो इसको किस तरह से रूट के बाहर निकालेंगे, 4 × 4 क्या हो जाएगा, 1 4 निकल गया, ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह कुछ और ले लो, बोलो कोई भी संख्या अपने मन से, 36 25 कोई भी संख्या, यानी कि यहां पे ले लेते हैं 49 ले लेते हैं। 49 को हम किस तरह से निकालेंगे, रूट के अंदर 7 × 7 कर देंगे, 7 × 7 1 7 निकल गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब जो पूर्णतः रूट से बाहर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी कि रूट से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा संख्या ढूंढो कहां है। अब देखो यहाँ पे √6 जो दिया है, अगर हम यहाँ √6 निकालते हैं तो √6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 × 3,
अब देखो क्या ये जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया ना, अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, पेयर नहीं लग रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, जो रूट से बाहर है केवल संख्या है वो परिमेय संख्या है, जो रूट में लग के आ रहा है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा संख्या ढूंढिए कहां है। यहां पे देखिए √3 है, 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब देखिए 4 तो है सिंगल, लेकिन इसमें प्लस √5 है, यानी कि रूट वाला जो प्रजाति है इसमें जुट गया है, यानी कि रूट वाले प्रजाति को नहीं इसमें आना है, ये एक अलग है। ठीक है, और इसमें अगर रूट वाला प्रजाति जुट गया या घट गया या गुना हो गया या भाग लग गया तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये वाला को अपरिमेय, रूट वाली संख्या को अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखिए ये में इसमें भी रूट लगा है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी रूट लगा है, नहीं होगा, तो होगा कौन? यहाँ पे देखिए अगर हम √2 और √2 को काट देते थे केवल क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा ना, ये केवल 2। अब देखिए ये 2 कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है ना। समझ में आ गया, इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सेकंड, इसी को दूसरा तरीका से क्या पूछेगा? √2 कौन सी संख्या है? √2 कौन सी संख्या है? या इसी को तीसरे तरीका से पूछेगा, √2 है एक डैश, मतलब डैश दिया, क्वेश्चन वही है, बस डैश लगा दिया है। इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे कि √2 न बोल रहा है, √2 कौन सी संख्या है? आपको हम पहले यहां पे बता दिए कि अगर जो पूर्णतः बाहर निकल जाता है केवल 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पे बोल रहा है √2 क्या है, तो क्या √2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 × 2, क्या जोड़ा लग रहा है? नहीं ना, एक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो एक तो हम यहां लिख ही नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे? केवल यहां तो √2 का √2 ही लिखा गया ना, रूट तो हटा नहीं है, क्या है? ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह और कोई संख्या ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ये भी क्या है? अपरिमेय है, ये √3 ही रहेगा। अगर हम मान लिया जाए यहां पे 10 ले लेते हैं रूट के अंदर में, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 5, क्या पेयर लगा? नहीं लगाना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और कोई संख्या बोलिए, जैसे कि ले लेते हैं √12। अब देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे 2 तो पेयर लग रहा है, क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रह गया? 3। तो इसमें देखिए एक संख्या में रूट वाले प्रजाति तो ऐड है ना, तो ये क्या बना दिया? इसको अपरिमेय बना दिया। अरे रूट वाला संख्या जब भी सटेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर रूट वाला संख्या ना रहे, सिर्फ केवल ये संख्या रहे, तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। केवल संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या। अगर संख्या में रूट जुट गया, चाहे घट गया, चाहे गुना हो गया, चाहे भाग हो गया, जैसे ही रूट वाले प्रजाति संख्या में सटेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। केवल संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया बात? अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है, होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या होगा? नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। तो कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि रूट लगा हुआ है। जितने भी रूट वाले संख्या होगा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और जो केवल संख्या रहेगा परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। कहता है 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? ठीक है, अगर कहीं सवाल में बोल दे अपने मन से कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या, तो डायरेक्ट बोलना है अनंत। क्यों अनंत बोलना है? क्योंकि मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं ये है 7 और ये है 8। ठीक है, आप ही बताइए कि दोनों संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या निकाले जिसे हम गिन सके। इन्हें कि 1 लाख बोल दीजिए, 1 लाख निकालेंगे, गिनते गिनते बोर्ड पे लिखते लिखते भर जाएगा। तो मान लेते हैं 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 5 परिमेय संख्या अभी निकाल के दिखाते हैं आपको प्रूफ करने के लिए। सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर 5 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है ना, तो अपने मन से 1 जोड़ दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए उस संख्या में। ठीक है, 5 निकालना है, 6 से गुना कर दिया। अब इस संख्या में 6 से गुना किया ना, सेम संख्या से इसमें भी गुना कर देंगे। देखिए अगर हम 7 में 6 से गुना किए तो 7 6 42 हो गया। उसी तरह 8 में हम 6 से गुना किए तो क्या हो गया? 8 6 48 हो गया। अब देखिए इस दोनों के बीच में जो संख्या आए होंगे वो केवल 5 परिमेय संख्या आए होंगे। क्या क्या? अगर यहाँ पे 42 है तो यहाँ क्या आएगा? 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा। आप इसको गिन करके देख लीजिए, 1 2 3 4 टोटल 5। देखिए टोटल कितना आया? 5 परिमेय संख्या। अगर
15 बोलता तो 16 से गुना करते, 18 बोलता 19 से गुना करते, 20 बोलता 21 से गुना करते। यानी कि जितना भी परिमेय संख्या आपको निकालने बोले, एक बढ़ा करके दोनों संख्या में गुना कर दीजिए, आपको उतना परिमेय संख्या निकल जाएगा। अगर हम 1 लाख से गुना कर देते, 1 लाख में एक कम आएगा। 1 लाख अगर 2 लाख बोलता, 2 लाख 1 से गुना कर देते, 2 लाख का निकल जाता। तो कितना बोर्ड पर लिखते रहेंगे, भर जाएगा। यानी कि अब प्रूफ हो गया ना कि जितना हम चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। इसलिए दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है, तो एक तो होगा नहीं। मेरा मन है अगर 1 निकालना चाहते 2 से गुना करते, 2 निकालना चाहते 3 से गुना करते, तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो कौन होगा, अनंत होगा। यानी सी नंबर क्या होगा, अनंत होगा। यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये वही आ गया शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति वाला। ठीक है, इसको सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे, चूंकि कौन संख्या दिया गया है, 7/80 दिया गया है ना, इस संख्या को हम लिखेंगे। कितना दिया गया है, 7/80। ठीक है, 7/80 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हर का करेंगे गुणनखंड, किसका करेंगे, हर का, नीचे का, कहीं साइड वाला पेज पर करेंगे, क्योंकि कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। उसको दिखाना नहीं है कि हम लंबी विभाजन कर रहे हैं, अगर करना है तो साइड में कर सकते हैं। देखिए यहाँ 80 का जो है हम यहाँ पे इसका करेंगे गुणनखंड। ठीक है, 2 से खिलाएंगे कितना बार में, 40 बार में, फिर 2 से खिलाएंगे कितना बार में, 20 बार में, फिर 2 से खिलाएंगे 10 बार में, फिर 2 से खिलाएंगे 5 बार में, फिर 5 को खिलाएंगे 1 बार में। ठीक है, इतना हम खिला दिए। अब देखिए यहाँ पे 80 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या को 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 को लिख दिया, 5 क्या है, 1 गोल है। ठीक है, अब देखिए यानी कि 80 का हम पावर के रूप में लिखेंगे, 2 का पावर 4 हो गया और 5 का पावर 1 हो गया। ठीक, यानी कि हर के रूप में ये आया है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/80 को हम किस तरह से, 4 को 2 आया था तो हम 4 बार 2 लिख देंगे पहले, क्योंकि हमें लंबी विभाजन तो दिखाना नहीं है, ये नहीं दिखाना है, कहीं साइड में करना है। पहले बोल दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, तो ये चीज नहीं दिखाएंगे, कहीं साइड में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 कितना आया है, 4 गुना 5 क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, चलिए इतना कर दिए। अब फाइनली यहाँ पे ऊपर में 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, नीचे में क्या करेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 ना, 1 2 3 4, 4 है तो 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1 और 5 है तो 1 है। अब देखिए यहां तो हो गया। अब ये कंडीशन इससे मैच करेंगे, क्या मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन देखिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n। अगर 2 के पावर कुछ भी है और 5 के पावर n, सीधी सी बात है, हर में जो भी ऊपर में कोई भी संख्या हो उसके हर में 2 और 5 के रूप में होगा तो वो क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। अगर नीचे में ऊपर कोई भी संख्या हो उसके नीचे में 2 और 3 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 2 और 3 रहेगा तो अशांत आवृत्ति होगा। अगर ऊपर कोई भी संख्या हो, तीसरा कंडीशन, नीचे में 2 3 5 तीनों रहेगा, तो ऐसे भी कंडीशन में क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। चौथा कंडीशन, ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे में 2 3 5 7, यानी कि जितने भी विषम संख्या आएंगे 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा कोई आ गया तो समझ जाइए वो क्या है, अशांत आवृत्ति है। और केवल 2 और 5 रहेगा नीचे में तो शांत आवृत्ति, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आया तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, आप ही बताइए कि 7/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 हर में, अंश बटे हर जो है, हर में 2 और 5 के रूप में है तो क्या होगा, शांत होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं था, यहां लिखेंगे अतः हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। इसीलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए इस तरह का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछेगा ये 3 नंबर में पूछेगा, और जो डायरेक्ट दे देगा कि इतना बटे इतना का क्या करें, दशमलव प्रसार निकाले,
तो वो 1 नंबर में पूछेगा। अगर ये लैंग्वेज वाला जो होगा ये 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोग बोर्ड में जाकर के बना सकें। एक क्वेश्चन 100% आएगा इससे। अगर ये कंडीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। ये दिमाग में रखने की चीज है। अगर आपका इच्छा हो तो रखने का रख सकते हैं साइड में, ताकि वो जो कॉपी चेक करेंगे समझेंगे कि बहुत अच्छा जानकार दे गया है, तो नंबर अच्छा मिल सकता है, ठीक है। और ये जो गुणनखंड ये भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कहीं साइड में कर सकते हैं। आपका आंसर यही हो गया है, ठीक है। कहता है संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तकनीक का प्रयोग करें। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तकनीक क्या होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहता है इसी फॉर्मूला पर आप इनको सॉल्व कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है BQ + RB, B × Q + R। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, एक छोटी सी एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूं, उसके बाद ये सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि 13 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 13 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 13 को 5 कितने बार में काटेगा, तो 2 बार में खाएगा। 5 दूनी 10, बचा कितना 3। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि इसको हम शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है। हम क्या, आप लोग भी जानते हैं कि इसको जो नीचे में जो बच जाता है कट के वो शेषफल, जितना बार में काटा उसको भागफल, और जिसमें हम भाग देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिसमें हम भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इतना तो आप लोग सब जानते होंगे। लेकिन एक बात और है कि जिसमें जो हम शेषफल लिखते हैं, शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर R है, इसीलिए हम इसको R से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो है भागफल को हम क्वोशिएंट बोलते हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट बोलते हैं। फर्स्ट लेटर Q है, इसीलिए इसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया बात। अब देखिए भाज्य को डिवाइडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। अब देखिए ये जहां पे डिवाइडेंट है, इसका शॉर्ट नाम रखने से पहले मैं इनका नाम बता देता हूं। भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। देखिए दोनों डी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो गया। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा लेटर है उसको हम ए मान लेंगे। तो बड़ा लेटर डिवाइडेंट जब भी आएगा तो ये बड़ा आएगा, इसीलिए इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और भाजक जो जब भी हम जिससे भाग देते हैं तो वो हमेशा छोटा रहता है, इसीलिए इसको हम बी मान लेते हैं। समझ में आ गया बात। अब चलिए इसको फॉर्मूला निकालते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला आएगा। अब देखिए भाज्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, भाज्य को डिवाइडेंट बोलते हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइडेंट लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू है, तो इक्वल टू भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, तो हम डिवाइजर लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइजर लिख दिया। इनटू है तो इनटू लिख दिया। भागफल को हम क्या लिखते हैं, भागफल के क्वोशिएंट लिखते हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट। प्लस है तो प्लस। शेषफल को क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, तो हम रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। रिमाइंडर लिख दिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिवाइडेंट को हम किससे सूचित करते हैं, ए से। हम इसके नीचे ए लिख देंगे बराबर। डिवाइजर को किससे, बी से, बी हो गया। गुना क्वोशिएंट को क्यू से, तो हम क्यू से लिख दिए। प्लस रिमाइंडर को आर से। अब देखिए ए बराबर BQ + R, ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। बस इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना है, ठीक है। इसी को यहां पे लिखा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम BQ + R। बस A बराबर BQ + R, इसी फॉर्मूला पर आपको ये सवाल सॉल्व करना है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, जो सबसे बड़ी संख्या लेगा उसको क्या मानेंगे, ए। क्यों मानते हैं पता है ना, कि डिवाइजर और डिवाइडेड दोनों सेम रहता था, तो बड़ा वाला संख्या को हम ए मानते हैं, छोटा वाला संख्या को बी मानते हैं। तो वहां से समझ में आ गया। तो बड़ा वाला जो संख्या होगा उसको क्या मानेंगे, ए। तो बड़ा वाला संख्या क्या है, 225, और छोटा वाला संख्या क्या है, 135 ना, तो बी बराबर क्या मान लेंगे, 135, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तभी तुरंत हम बताए थे आपको कि A बराबर B × Q + R होता है।
ठीक है, यही होता है ना। तो ए की जगह पे क्या है 225 ना, तो हम यहाँ पे 225 लिख देंगे, 225 बराबर। अब देखिए बी का मान कितना है 135 है, 135 हम लिख दिए गुना। अब देखिए 135 से 225 में भाग देंगे, 225 में 135 से अगर हम भाग देते हैं कितना बार में खाएगा, एक बार में। 135 कितना आया देखिए, तो 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 चल गया 9, ये तो खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या, Q हो गया, ये हो गया R हो गया, समझ में क्या बात। तो R के जगह पे Q के जगह पे, Q के जगह पे कितना है 1 है ना, तो Q के जगह पे क्या कितना लिख देंगे 1 प्लस R के जगह पे कितना आया 90। देखिए इसको जो है तब तक सॉल्व करना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करते रहेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब देखिए ये जो b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू कहां चलाएगा, फिर a के जगह पे चलाएगा, और रिमाइंडर कहां चलाएगा b के जगह पे चलाएगा। देखिए 135 यहाँ है, 135 को यहाँ लाएंगे, 135 यहाँ आ गया बराबर, रिमाइंडर कहां चलाया b के नीचे। ऐसा प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब बताइए 135 को कितने बार में काटेगा, तो यहाँ पे हम 135 में किससे भाग देंगे 90 से। अब देखिए एक बार में खाएगा 90, तो बचा कितना 5 गया 0, 5 में 0 गया 5 ही रह गया, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया 45। अब देखिए ये हो गया Q, ये हो गया R। तो अब सबका मान बैठा दीजिए, Q का वैल्यू कितना आया है 1 ही आया है ना, प्लस R का वैल्यू कितना है 45 ये हो गया। अब फिर देखिए 0 नहीं आया है, फिर से क्या होगा, ये वाला b वाला चलाएगा कहाँ a के जगह पे, r चलाएगा b के जगह पे। तो चलिए यहाँ पे हम ला देते हैं, 90 आ गया a के जगह पे बराबर, ये आ गया 45 कहाँ b के जगह पे। अब देखिए 45 दूनी 90, 2 बार में कटता है ना, 45 दूनी 90। अब भाग दीजिए, जैसे मान लिया जाए 90 में अगर हम भाग दे 45 से, कितना बार में 2 बार में, 90 पूर्णतः कट रहा है ना, यानी कि r आ गया 0 और Q आ गया 2। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर के जगह पे क्या आ गया, कट गया है ना पूर्णतः, यानी 0 आया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो B का वैल्यू होगा ना यही HCF कहलाएगा। तो नीचे में लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया है 45, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज आपको इसमें नहीं लिखना है, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बताया। आप लोग यहाँ ये चीज कहीं रफ में कर सकते हैं, ठीक है, ये सवाल में नहीं दिखना चाहिए। आपका यहाँ इतना शॉर्ट में आंसर हो गया, ये इसलिए बताएं ताकि आप लोग समझ सके, आपका बेसिक ठीक हो सके, और किसी भी तरह का इस पे डाटा चेंज कर दे तो इस मेथड से आप आसान से बना सकते हैं, ठीक है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एवं 404 यानी 96 एवं 404 का मौसो का मतलब HCF होता है, मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। कहने का मतलब है पहले HCF निकालिए, जो भी HCF का मान आएगा उसी मान से रख करके LCM भी निकालिए, लॉसो भी निकालिए, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन दिया गया है, दिया गया संख्या इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 संख्या में से सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो जो बड़ा संख्या होगा उसको हम a मान लेंगे, ठीक है, हमेशा a मानना है। दिस मीन्स a बराबर क्या दिया गया है 404, क्योंकि बड़ा संख्या इसीलिए उसको a माने हैं, ठीक है। एवं दूसरा संख्या क्या है छोटा वाला 96 है ना, तो इसको हम b बराबर 96 लिखेंगे, ठीक है, b बराबर 96। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, तो दोनों को गुणनखंड करना पड़ेगा तभी तो HCF हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 96 का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो 96 को 2 से खिलाएंगे तो कितना बार में खाएगा, 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से खिलाएंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से खिलाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से खिलाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से खिलाएंगे 2 तिया 6, फिर 3 से खिलाएंगे 3 इकाई 3। ये तो हो गया किसका 96 का गुणनखंड हो गया। अब करेंगे 404 का, तो 404 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 404 का गुणनखंड करते हैं तो 2 सबसे पहले खिलाएंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाएंगे 2 इकाई 2, फिर 0 2 इकाई 2, 100 हो गया। अब देखिए 101 से खिलाएंगे तो एक बार में खाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या इनको काट नहीं रहा था इसीलिए डायरेक्ट 101 से खिलाना पड़ा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे 96 को लिखें,
96 को हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 96 में क्या दो है? 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो हम 96 को यहाँ पे लिखेंगे 5 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ए वो कितना है? 3 है, एक हम यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह आप क्या लिखेंगे? 96 का ये था ना, अब 404 का गुणनखंड जो है वो लिखेंगे 404। 404 का क्या है? 2 को 2 है ना, 1 2, हम यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे, 2 को 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 101, 101 है, इतना लिख दिए। अब देखिए एचसीएफ जो निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन संख्या होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। अब देखिए इसमें दोनों में यहाँ एक 2 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों कॉमन है, फिर ऊपर 2 भी है, नीचे भी 2 है, ये दोनों एक कॉमन है। तो दोनों में से जो जो कॉमन है उसको एचसीएफ बराबर हम लिख लेंगे, एचसीएफ बराबर। पहला कॉमन क्या है? 1 2 को 2 को में से 1 को 2 निकाल लेंगे, दोनों कॉमन है। ये दोनों 2 को एक कॉमन है तो दोनों मिल एक कॉमन ले लिए, मतलब नीचे ऊपर मिलना चाहिए, दोनों मिलेगा तो एक उठा लेंगे, दोनों मिलेगा तो एक उठा लेंगे। अब इधर देखिए ये वाला ऊपर में तो 2 2 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 101 है, क्या इनकी जोड़ी कोई है? पेयर नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अब इसी को हम लिखेंगे अच्छा से, इज्जत से लिखेंगे, अतः 96 एवं 404 का HCF बराबर कितना? 2 दूनी, ये 4 था ना, तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहां से HCF कितना निकल गया? 4 आ गया। आप लोग को बताने के लिए ये मैंने आपको बोर्ड पर बनाया है, आप लोग यहाँ पे नहीं, जहां पे आप सवाल सॉल्व करेंगे ये चीज वहां पे नहीं लिखना है, आपको किसी रफ साइड पे रफ में इसको करना है, ठीक है। मैं इनको अभी मिटाता हूं, उसके बाद अभी LCM निकालेंगे। पहले तो बोल रहा था HCF निकालने, HCF निकालनी है, अब उसी से, इसी HCF के मान से अब हम LCM निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे चूंकि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी A गुना B होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले दिस मीन्स लगेगा। अब देखिए दिस मीन्स क्यों देते हैं पता है? बीच में जब बराबर रहेगा तो दिस मीन्स देना बहुत जरूरी है, इसी से नंबर करता है। आप लोग सही बना के चलाते हैं और साइड में दिस मीन्स और एरो ये सब चीज गलत देते हैं, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कटता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले LCM हमको नहीं पता है, नहीं लिखेंगे। HCF का मान देखिए कितना आया है, यहाँ पे हम 4 निकाले हैं ना HCF, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है, बराबर। अब देखिए पहली संख्या A का मान कितना है? A का मान 404 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 404 गुना B का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है? B का मान 96 है ना, तो B का मान 96 यहाँ पे हम लिखेंगे, 96 लिख दिए। अब देखिए हमको LCM निकालना है ना, तो दिस मीन्स LCM बराबर 404 यहां लिखना है इंटू 96 अपॉन में क्या चल जाएगा? 4 चल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम जब काटेंगे, 4 इसको जब हम काट दे 4 414 0 है तो 0 414, ठीक है, कट गया। अब बचा क्या? दिस मीन्स LCM बराबर 101 इंटू 96। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM बराबर 96 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 96, 96 इंटू 1 96 कितना हो गया? लिख देंगे। इसीलिए 96 एवं 404 का LCM बराबर कितना? 96 है। बस आपको इतना करना है। और 3 नंबर हो सकता है 3 में, कभी कभी 5 में भी पूछता है ऐसा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले तो आपको डायरेक्ट बोल देता था कि मोसो और लोसो निकालिए, लेकिन आपको इस बार क्या करेगा? आपको लैंग्वेज दे करके आपको क्वेश्चन में फंसाया जाएगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं, तो जो कि आप डायरेक्ट बोर्ड में बना सकते हैं। देखिए कहता है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। अब देखिए पात्रों का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है, जिसमें देखे होंगे कि गैलन होता है दूध वाला, उन्हीं को पात्रों बोला जाता है। पहला गैलन जो है 504 लीटर अटता है और दूसरा वाला गैलन जो है उसमें 735 लीटर दूध अटता है, ठीक है। कहता है पात्रों की महत्तम धारिता क्या होगी? उसका मैक्सिमम धारिता जो है कितना है वो निकालने के लिए बोलता है। वो उससे किससे पता चलेगा? HCF निकालेंगे, मैक्सिमम धारिता पता चल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कहता है जो दोनों पात्रों के दूध का पूर्ण रूप से माप सके। अब देखिए दोनों पात्रों को मिलाकर के कितना अट रहा है वो इसमें पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम वो चीज निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पे लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो सबसे ज्यादा दूध जिसमें अट रहा है ना उसको हम ए बराबर मान लेंगे। तो सबसे बड़ा ज्यादा किसमें अट रहा है, 735 है ना, तो लिख देंगे चूंकि ए बराबर, यहां पे लिख देंगे ए बराबर 735 और बी बराबर कितना है 504। ठीक है, इतना लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप देखिए 735 का क्या निकालना है, गुणनखंड करना है। चलिए हम यहां पे गुणनखंड कर देते हैं। 735 है ना, 735 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखिए 3 बार में खाएगा, 3 से खाएगा, कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, खा लिया। उसके बाद फिर यहां से कितना से खाएगा, 5 से खाएगा, 5 चौक 20, 5 नमा 45। अब देखिए कैसे खा रहा है, 5 चौक 20, 20 इसमें से कट गया, घट गया तो बचा कितना, 4, 4 पर 5 45 हो गया ना, तो 5 नमा 45। अब देखिए कितना से खाएगा, 7 से खाएगा, 7 7 49, फिर 7 इकाई 7, इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए किसका करना है, 504 का गुणनखंड करना है। 504 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 504 में कैसे कटेगा, 2 से खाएगा, एकदम खाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से खाएगा, कितना बार में, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से खाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर कितना से खाएगा, ये 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, फिर कितना से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 7 21। अब देखिए 3 7 से फिर खा जाएगा ये एक बार में। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनखंड हो गया है। अब दोनों का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि a बराबर 735 बराबर क्या है, 735 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके चलेंगे, 1 गुना 7 गुना 7 गुना 5 गुना 3, तो 1 गुना 7 गुना 7 गुना क्या है 5 है, 5 गुना 3, इतना लिख दिया। उसके बाद अब b है ना, b का वैल्यू लिखेंगे, b बराबर कितना है 504। तो 504 इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से जाएंगे नीचे से, 1 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। तो चलिए हम यहां से पहले 1 है तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, इतना लिख दिया। अब देखिए इसमें से एचसीएफ निकालना है, महत्तम धारिता ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो यहां पे हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो जो कॉमन होगा ना वही एचसीएफ कहलाएगा। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा गुना, अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये दोनों क्या है कॉमन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो एचसीएफ कितना आ गया 7 या 21, एचसीएफ तो हमें मिल गया, यानी कि महत्तम धारिता पता चल गया। अब देखिए इसमें से जो है एलसीएम भी निकालना है, और कुछ नहीं बोल रहा है कि पहले महत्तम निकालिए फिर जाकर के अब एलसीएम निकालिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या होगा, जो दोनों पात्रों के दूध का पूर्ण रूप से माप सके। तो एचसीएफ निकल गया महत्तम धारिता, अब निकालेंगे एलसीएम, तो लिखेंगे और एलसीएम बराबर, अब देखिए जो चीज यहाँ पे आया है वो तो रहेगा ही, मतलब जो जो कॉमन आया है वो 1 उतरेगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 1, तो ये 1 रहेगा, गुना दोनों में 7 कॉमन है तो 7 रहेगा, दोनों में ये 3 3 कॉमन है, आप देख सकते हैं 3 3 कॉमन है तो यहाँ 3 तो आएगा ही। अब बाकी जो चीज बचा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, एक ऊपर में देखिए 7 बचा है, उसके बाद 5 बचा है, 3 तो आ ही गया था ना, उसके बाद नीचे में देखिए क्या बचा है, 3 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर 2 बचा है, इतने चीज बचा है ना। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, वो निकल जाएगा। टोटल ये सब का अगर हम गुना करते हैं तो टोटल कितना आ जाता है, एलसीएम बराबर 17,640 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया टोटल 17,640। अब देखिए इसको कुछ हम लैंग्वेज में लिख देंगे, आपके कॉपी में नीचे जगह होगा तो आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इनको मिटा करके आगे लिख रहा हूं। ठीक है, अतः पात्र की महत्तम धारिता, अतः पात्र की महत्तम धारिता क्या हो जाएगा, महत्तम धारिता कितना होगा 21 होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए, अतः उसके बाद कहता है जो दोनों पात्र के दूध का पूर्ण रूप से माप सके, जो कि दोनों पात्रों का माप बराबर 17,640 है। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। आपको 3 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर भी रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है।